हेलो स्टूडेंट्स, रोमबस एजुकेशन की केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग बेटा? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा हमारा पहला सेशन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था वो कंप्लीट कर चुके हम लोग नो टॉपिक से। जहां हमने लास्ट टॉपिक जो करवाया वो सरफेस केमिस्ट्री का था, वो टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री था। आज हम एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है और उसमें पहला टॉपिक जो हम लोग ले रहे हैं वो है पॉलीमर्स। तो बेटा पहले तो एक चीज का ध्यान रहे, पॉलीमर्स जो है वो हम 3 या 4 लेक्चर में उस पॉलीमर को कंप्लीट करेंगे। मैक्सिमम 3 लेक्चर, मतलब मिनिमम 3 लेक्चर और मैक्सिमम 4 लेक्चर का ये टॉपिक है टोटल। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, प्योर थ्योरेटिकल है। सिंपल क्वेश्चन आता है, आपको उसे सिंपल फॉर्म में इसको समझना है। इसमें कुछ बातों को समझ लेना। एक तो जितने भी पॉलीमर्स हैं वो कैसे फॉर्म हुए हैं, वो किस टाइप के पॉलीमर्स हैं, ज्यादा आपको इस बात पर कंसंट्रेट करना है। तो हम 1 बाय 1 क्लासिफाई करेंगे पॉलीमर्स। पहले तो हम आपको बताएंगे पॉलीमर्स है क्या, कितने टाइप का पॉलीमर्स है। बहुत छोटा है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, बहुत शॉर्ट टॉपिक है। 3 या 4 लेक्चर में ये टॉपिक टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। हम ये बताना चाहते हैं कि जो पॉलीमर वर्ड है वो कैसे बना है। The word polymer coined from 2 Greek words. Poly means many. पोली, जहां पॉलीमर की बात आती है तो जो पॉली होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोली मीन्स होता है बेटा मैनी, एंड मर मीन्स यूनिट और पार्ट, मतलब मैनी, पार्ट और यूनिट। यानी कि अगर हम इसको कलेक्टिवली देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मीन ये हुआ बेटा कि मैनी पार्ट और यूनिट, इसका मेन मीन यही हुआ। ठीक, ओके। प्लास्टिक्स और पॉलीमर्स आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। जो प्लास्टिक है या पॉलीमर्स है, मतलब प्लास्टिक भी अपने आप में पॉलीमर्स है, आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं प्लास्टिक्स के, बहुत से मटेरियल्स का हम यूज करते हैं। पॉलीमर्स हैव ह्यूज एप्लीकेशंस एवरीवेयर। पॉलीमर्स की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन हमें अपने चारों तरफ मिल जाएगी, बहुत ज्यादा यूजेस मिल जाएंगे। इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज है, डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। फॉर एग्जाम्पल हॉट वाटर बैग, toothbrush, switches, ropes, etc. all are made up of polymers। मतलब अगर मैं डेली लाइफ में छोटे से छोटे सामान की बात करूं जो हम यूज कर रहे हैं, वो सब में कहीं ना कहीं वो पॉलीमर्स का ही एक फॉर्म है। चाहे वो हॉट वाटर बैग हो, चाहे वो टूथब्रश हो, स्विचेस हो, रॉप्स हो, कुछ भी ले लिया जाए। डिफाइन द टर्म्स मोनोमर्स, पॉलीमर्स एंड पॉलीमराइजेशन। अब जब हमें यह पता लग गया कि पॉलीमर्स क्या है, पॉली मीन्स मैनी है और मर्स मीन्स यूनिट और पार्ट है, दैट मीन्स मैनी पार्ट। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि डिफाइन करना चाहते हैं कि क्या होता है मोनोमर, क्या होता है पॉलीमर और क्या होता है पॉलीमराइजेशन। ओके, द टर्म पॉलीमर इज डिफाइंड एज केमिकल सब्सटेंस ऑफ ए वेरी हाई मोलिकुलर मास। सबसे पहली बात तो क्या होगी, जो पॉलीमर होगा उसका मोलिकुलर मास बहुत हायर होगा। जो किस रेंज में होगा, वो 10 रेज टू द पावर 3 टू 10 रेज टू द पावर 7 यूनिट का होगा। मतलब इतना हायर रेंज पर एक पॉलीमर रहेगा। फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ए सिंपल मॉलिक्यूल, जो एक सिंपल मॉलिक्यूल से फॉर्म होगा, कॉल्ड एज मोनोमर। एक सिंपल मॉलिक्यूल से जो फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे मोनोमर्स। Polymers are also known as macromolecules which are formed by repeating structure unit of large scale। जो पॉलीमर्स होते हैं उनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं। बहुत से जो मोनोमोलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़कर या रिपीट होकर एक बड़ी, एक लार्ज स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम रेस्पेक्टिव मोनोमर्स, जो पॉलीमर्स के बनने का, पॉलीमर्स जब बनता है तो वो मोनोमर्स से बनता है। मोनोमर्स की रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं जो पॉलीमर्स को फॉर्म करती हैं। जब मोनोमर्स से कोई पॉलीमर फॉर्म होता है तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि एथीन की बात करते हैं जिसका सिंपल फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन। लेकिन अगर एक एथीन का मॉलिक्यूल लें तो उसका फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2, बट n नंबर ऑफ एथीन लिया जाए और उन सबको एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए, तो यानी कि एथीन तो क्या हुआ, मोनोमर हुआ। और अगर n नंबर ऑफ एथीन ले लिया जाए और उन सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। जैसे बेटा यहां पर क्या ले रखा है हमने, n नंबर ऑफ एथीन ले रखा है। रिपीटिंग यूनिट है कौन, एथीन है।
हमने क्या किया, जो एथीन के बीच का डबल बॉन्ड था उसको ब्रेक किया, अब ये दोनों तरफ बॉन्ड हुआ, यहां पर क्या होंगे, एथीन जुड़ता जाएगा, जैसे जैसे रिपीट होता जाएगा एक बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड पॉलीएथीन। उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीएथीन, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, जिसको हम पॉलीथीन बोलते हैं, एक्चुअली जो उसका रियल नेम है वो है पॉलीएथीन। तो यहां से हमने क्या किया हुआ है, एक एग्जांपल जो है वो इस फिगर में ड्रॉ किया हुआ है। ये मोनोमर ले रखा है किसका, एथीन का, और इस एथीन को हमने पॉलीमर्स में चेंज कर रखा है, किसमें, पॉलीएथीन में। ओके, तो अब तक हमें यह बात पता लगी कि पॉलीमर क्या, पॉलीमर बनता है मोनोमर से, मोनोमर को अगर रिपीट करते जाएं तो एक पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। एक बात, पॉलीमर्स को मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। मैक्रो मॉलिक्यूल से मेरा मतलब यह है कि जो मॉलिक्यूल होता है उसका साइज बहुत छोटा है, अगर बहुत से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं, जुड़ जाएं, ऐड हो जाएं, कनेक्ट हो जाएं, तो वो एक पॉलीमर का फॉर्म ले लेते हैं। जिस प्रोसेस से मोनोमर पॉलीमर में चेंज होता है दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। अब जब हमें यह बात पता लग गई कि पॉलीमर्स क्या है, तो अब हम क्लासिफाई करना चाहते हैं पॉलीमर्स को। देयर आर सेवरल वेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन सम स्पेशल कंसिडरेशन। बहुत से वे हैं किसी पॉलीमर को क्लासिफाई करने के, उसमें से कुछ वे हम यहां पर दे रहे हैं आपको। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। कुछ ऐसे कॉमन क्लासिफिकेशन है जो यहां दिए गए हैं, जो हमारे 12th के सिलेबस में है। पहला है सोर्स, मतलब वो जो मटेरियल है वो किस सोर्स से मिला। दूसरा है स्ट्रक्चर से, तीसरा है मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन से, और फोर्थ है मॉलिक्यूलर फोर्स से। तो हम क्या करेंगे, पॉलीमर को टोटल 4 बेस पर क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट बेस बेटा हमारा है सोर्स। अंडर दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देयर आर 3 सब कैटेगरीज। अगर हम सोर्स के अकॉर्डिंग देखें तो 3 टाइप के पॉलीमर्स होंगे। अच्छा, यहां एक चीज को और समझें, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पॉलीमर का एग्जाम्पल बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन में यूज हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं नायलॉन 6 की बात करता हूं, नायलॉन 6 ये भी हो सकता है कि वो सोर्स वाले में भी आए, ये हो सकता है कि वो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में आए, ये हो सकता है वो स्ट्रक्चर में आए, वो 3 जगह भी आ सकता है, वो चारों जगह भी आ सकता है, वो किसी एक जगह भी आ सकता है। तो अगर हम उसको एक जगह कहीं डिफाइन कर लेंगे तो उसको बार बार हम डिफाइन नहीं करेंगे, यानी कि अगर उसकी एक जगह कहीं हम स्ट्रक्चर बता देंगे तो बार बार उसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। एक बात, मान लीजिए उसका फॉर्मेशन हमने किसी एक जगह बता दिया तो वैसा ही फॉर्मेशन बट नेचुरल हर जगह होगा, तो इसलिए हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। किसी एक जगह अगर किसी एक क्लासिफिकेशन में बताएंगे तो अगर कहीं दूसरे क्लासिफिकेशन में वो एग्जाम्पल हुआ तो आप ये मानकर चलना कि उसका फॉर्मेशन का वे भी वही होगा और उसका खुद का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी वही होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू सोर्स हमने 3 टाइप में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट है नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स क्या होता है, दीज पॉलीमर्स आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमें मिलते हैं कहां पर, प्लांट्स में और एनिमल्स में। एग्जाम्पल्स आर प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च, सम रेजिन्स एंड रबर। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, नेचुरली जो मिलते हैं हमें पॉलीमर्स, जो मॉलिक्यूलर मास में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, वो है हमारे पास प्रोटीन्स हैं, सेल्यूलोज है, स्टार्च है, रेजिन है और रबर है। सेकंड है हमारे पास सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं वो जो ड्राइव किए जाते हैं, नेचुरल पॉलीमर से ही ड्राइव किए जाते हैं बेटा। तो जैसे एग्जाम्पल क्या है, सेल्यूलोज जो है वो डेरिवेटिव एज सेल्यूलोज एसीटेट। देखो, जैसे सेल्यूलोज से मैंने बनाया सेल्यूलोज एसीटेट को, जो रेयॉन है, जिसका बेसिकली नेम जो हम लोग यूज करते हैं वो रेयॉन यूज करते हैं। रेयॉन कपड़े की फॉर्म में आता है, क्लॉथ की फॉर्म में आता है रेयॉन, हम उसको यूज करते हैं। लेकिन अगर उसको केमिकली बोला जाए तो वो होता है सेल्यूलोज एसीटेट। और सेल्यूलोज एसीटेट किससे बना है, एक नेचुरल पॉलीमर सेल्यूलोज से बना है। एंड सेल्यूलोज नाइट्रेट एटसेट्रा आर सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। थर्ड है हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर क्या है, ए वैरायटी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर एज प्लास्टिक। बहुत ज्यादा है सिंथेटिक पॉलीमर, जैसे प्लास्टिक है, जिसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत बेस्ट एग्जांपल है पॉलीएथीन का। सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, एग्जांपल नायलॉन 6 है हमारे पास। एंड सिंथेटिक रबर जैसे ब्यूना एस है, ब्यूना एन है। आर पॉलीमर्स एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डेली लाइफ एज वेल एज इंडस्ट्री, जिनको हम डेली लाइफ और इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। अब देखें,
यहां पर ब्यूना एन या ब्यूना एस को अगर हमने बोला है तो आगे हम इसके स्ट्रक्चर भी देंगे, आगे बहुत जगह इसके स्ट्रक्चर का यूज होगा, इसका फॉर्मेशन भी दिया जाएगा। यहां अगर नेम है तो आगे इनका सब फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। यहां सिर्फ आपको यह बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू सोर्स हमने 3 तरह से कैटेगराइज किया है पॉलीमर को। पहला हमारे पास नेचुरल पॉलीमर है, दूसरा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है और तीसरा सिंथेटिक पॉलीमर है। नेचुरल जो एनिमल और प्लांट से मिले, सेमी सिंथेटिक जो नेचुरल पॉलीमर से मिले, और सिंथेटिक जो बहुत ज्यादा पॉलीमर्स जो बनाए जाते हैं, जैसे पॉलीएथीन को बनाया जाता है, जैसे सिंथेटिक फाइबर को बनाया जाता है, नायलॉन 66 को, ब्यूना एन, ब्यूना एस को। चलिए नेक्स्ट, पहला हुआ हमारे पास सोर्स। अब सेकंड है बेटा स्ट्रक्चर। देर आर 3 डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स। ये बेटा बहुत बार क्वेश्चन आया है कि मतलब आप स्ट्रक्चर के टाइप मतलब टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताएं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर जो है ये इंपॉर्टेंट है, सोर्स की बजाय ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसको भी हमने क्या किया है, 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट पार्ट है लीनियर पॉलीमर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा, लीनियर पॉलीमर। These polymer consist of long and straight chain। ये पॉलीमर होते हैं लॉन्ग और स्ट्रेट चेन के। The examples are high density polyethylene, polyvinyl chloride, etc. These are represented as। देखें, ध्यान रहे, इस टाइप के जो पॉलीमर होते हैं जो स्ट्रक्चर में लॉन्ग चेन या स्ट्रेट चेन वाले होते हैं, इनको हम कहते हैं लीनियर पॉलीमर्स। और इसके एग्जाम्पल कौन होते हैं, जो हाई डेंसिटी रखते हैं, जैसे पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है, पॉलीएथीन होता है, एटसेट्रा। सेकंड होता है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। दीज पॉलीमर कंटेन लीनियर हैविंग सम ब्रांचेस। होते तो ये भी लीनियर है, स्ट्रेट चेन है, लेकिन इनमें कुछ ब्रांचेस रहती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर। बिल्कुल बेटा वैसा ही है, एज सिमिलर जैसा हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो एक हम लॉन्ग चेन की बात करते हैं और एक ब्रांच्ड चेन एल्केन की बात करते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि चाहे आप इस लॉन्ग चेन को देख लें या इस चेन को देख लें, लेकिन इस चेन में क्या प्रेजेंट है, ब्रांच प्रेजेंट है। एग्जाम्पल, ये जो ब्रांच्ड चेन वाले होते हैं ये लो डेंसिटी को रखते हैं, लेकिन जो सिर्फ सिंगल चेन वाले होते हैं वो हाई डेंसिटी को कंटेन करते हैं। जैसे लो डेंसिटी की पॉलीएथीन भी आती है। दीज आर एज फॉलोज। थर्ड होता है हमारे पास क्रॉस्ड लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। तीसरा होता है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। These are usually formed from bifunctional and trifunctional monomers and contain some strong covalent bond between various linear polymer chain. Example given, बेकेलाइट होता है, मेलामाइन होता है, etc. These polymers are as follows. देखो एक चीज को समझना, पहला जो है वो एक स्ट्रेट चेन है, पहला जो टाइप का पॉलीमर है वो स्ट्रेट चेन है। दूसरे पॉलीमर में स्ट्रेट चेन के साथ साथ उसमें ब्रांच भी है। तीसरे पॉलीमर में क्या है, स्ट्रेट चेन है जो ब्रांच से एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो ब्रांच, लेकिन क्या है मैं आपको एक बात बताता हूं, जो ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है वो आप अगर ध्यान देंगे तो बेटा ये ब्रांच जरूर है लेकिन ये दूसरे किसी लॉन्ग चेन से कनेक्ट नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप यहां ध्यान दें तो ये लॉन्ग चेन है जो इस ब्रांच से एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। इसका मतलब ब्रांच्ड चेन पॉलीमर और क्रॉस्ड लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर में ये डिफरेंस है कि उसमें तो ब्रांच कनेक्ट नहीं होती है लेकिन इसमें ब्रांच कनेक्ट होती है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं यहां पर? ओके, इसका एग्जांपल क्या दिया, बेकेलाइट को दिया, मेलामाइन को दिया, नोवालैक को दिया, ये इसके एग्जांपल्स में है। ओके, नेक्स्ट है बेटा मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। थर्ड जो हमारे पास आएगा वो होगा मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो पहला हमने क्या किया, फर्स्ट जो हमने किया वो सोर्स था, सेकंड हमने क्या किया, स्ट्रक्चर से किया। सोर्स से भी हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया, स्ट्रक्चर से भी हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया, जिसमें हमने कैटेगराइज क्या किया हुआ है, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर और क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर। थर्ड है हमारे पास मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन इनटू 2 सब ग्रुप। देखो जो पॉलीमराइजेशन है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, मतलब जो मोनोमर से पॉलीमर बनने का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। लेकिन ये टोटल 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। पहले होते हैं एडिशन पॉलीमर्स। फर्स्ट जो ग्रुप लिया है वो कौन सा है बेटा, एडिशन पॉलीमर्स।
ये है हमारे पास एडिशन पॉलीमर्स। द एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स possessing डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान रखें, जो एडिशन पॉलीमर्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, मोनोमर्स रिपीट होते जाते हैं, और कौन से मोनोमर्स, वो मोनोमर्स जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएथीन फ्रॉम एथीन एंड पॉलीप्रोपीन फ्रॉम प्रोपीन। जैसे कि अगर मैं दो एग्जाम्पल की बात करूं, कि अगर पॉलीएथीन की बात करूं तो पॉलीएथीन में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड की ये एथीन की सभी यूनिट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर पॉलीएथीन को फॉर्म करती है। However, the addition polymers formed by the polymerization of single monomeric species are known as homopolymers। देखिए, एक बात को समझें, क्योंकि इनमें एक चीज को और समझें, इनमें जो सभी मोनोमर की यूनिट है वो सेम है। इनमें अगर मान लो एक पॉलीएथीन बन रहा है, तो पॉलीएथीन में जितनी भी मोनोमर की यूनिट है वो सब एथीन की है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, होमोपॉलीमर्स। अगर मान लो दो अलग अलग यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ती, मान लो कि कोई एक तो ए होता और दूसरा बी मॉलिक्यूल होता, और वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते जाते, रिपीट होते, तब हम उसको कहते हैं हेट्रोपॉलीमर्स। एनी हाउ, अब पॉलीएथीन में क्या हुआ बेटा कि सबसे पहली बात तो क्या होगा, एडिशन पॉलीमर में या तो मोनोमर ने डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन किया होगा, जैसे एथीन का डबल बॉन्ड। अब यहां से एथीन का जो डबल बॉन्ड है वो यहां से रिमूव होता है, और दोनों तरफ ये सिंगल बॉन्ड के अंदर इस तरह बेटा, इस तरह सिंगल बॉन्ड के अंदर लग जाता है। ये n नंबर ऑफ एथीन लिया हुआ है, तो यहां बाहर लग जाएगा n। अब वो एथीन का कितना भी मॉलिक्यूल हो सकता है, ये एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़ते जाएंगे और एक लंबी चेन को फॉर्म कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड पॉलीएथीन। The polymer made by addition polymerization from two different monomers are termed as copolymers। अगर मान लो ऐसा हो, अगर मान लो एडिशन पॉलीमर में, देखो ये दो टर्म को याद रखना होगा। अगर एडिशन पॉलीमर में एक जैसा यूनिट है, जैसे पॉलीएथीन में है, पॉलीप्रोपीन में है, तो तब तो आप कहेंगे इसको होमोपॉलीमर्स। और अगर उसमें दोनों यूनिट बेटा अलग अलग हैं, दो यूनिट जुड़ रहे हैं लेकिन दोनों अलग हैं, दैट इज कॉल्ड कोपॉलीमर्स। इसको हम कहेंगे कोपॉलीमर्स। फॉर एग्जांपल, ब्यूना एस और ब्यूना एन इसका एग्जांपल हो सकता है। सबसे पहले ब्यूना एस की बात कर रहे हैं हम लोग, यहां एग्जांपल दे रहे हैं किसका, ब्यूना एस का। ब्यूना एस किससे बनता है? अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि ब्यूना एस किन दो मॉलिक्यूल्स को मिलाकर ये पॉलीमर बनाया गया है, उनके नेम भी पता हो आपको दोनों के, और दोनों जो आप मॉलिक्यूल ले रहे हैं उनके स्ट्रक्चर भी आपको पता हो। तो ब्यूना एस बनता है बेटा 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन से, 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन से। जहां 1,3-ब्यूटाडाइन के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, स्टाइरिन के भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं। मान लो कि ये A है, ये B है, तो AB इस तरह जुड़ते जाएंगे और एक बड़ी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर, जिसको हम नाम देंगे ब्यूना एस। चलिए, फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसको हमने किससे, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 कनेक्ट किया बेटा, तो हमारे पास ये क्या बन गया, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर बन चुका है। ये क्लियर है? तो यहां जो डबल बॉन्ड है वो कनेक्ट हो जाएगा अब इससे, तो यहां का डबल बॉन्ड निकला, तो इस तरह की एक चेन बनती जाएगी, और दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, सिंगल बॉन्ड को छोड़ा हुआ। मतलब हमने क्या किया है, पॉलीमर में से एक मोनोमर को यहां पर आपको बता रखा है, यहां N लगाया हुआ है। इस N का मतलब ऐसे बहुत से मोनोमर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने एक पॉलीमर का फॉर्मेशन किया हुआ है, और इसका नाम क्या दिया हुआ है हमने, ब्यूना एस, जिसका अगर कंप्लीट नेम लिया जाए तो वो है ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपॉलीमर। सेकंड होता है बेटा, सेकंड टाइप का है कंडेंसेशन पॉलीमर। तो पहला है हमारे पास एडिशन, दूसरा है हमारे पास कौन सा, कंडेंसेशन पॉलीमर। द कंडेंसेशन पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स। देखो, एक बात को समझो, कोपॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। हालांकि कंडेंसेशन पॉलीमर में भी क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप की यूनिट्स होती हैं, लेकिन एक चीज का समझे बात, इसमें सिंपल एडिशन नहीं होता, यहां सिंपल एडिशन हो रहा है। अब इसमें अलग क्या है देखें,
In this polymerization reaction, the elimination of small molecules such as water, alcohol, hydrogen chloride. यहां यह ध्यान देना होगा बेटा कि जब यह पॉलीमराइजेशन होता है तो एक चीज को ध्यान देना कि जब दो मोलिक्यूल जब एक दूसरे से मिलते हैं, मान लीजिए कोई एक ए मोलिक्यूल है, कोई दूसरा बी मोलिक्यूल है, जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो सिर्फ ऐड नहीं होंगे, ऐड होने के साथ साथ उनमें से कोई एक स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर एलिमिनेट भी होगा। वो स्मॉल मॉलिक्यूल हो सकता है वाटर का, वो मॉलिक्यूल हो सकता है अल्कोहल का, वो मॉलिक्यूल हो सकता है हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो जो एलिमिनेशन आपको कहां नहीं मिलेगा, जो एडिशन पॉलीमर के कोपॉलीमराइजेशन में आपको नहीं मिलेगा। ओके, द एग्जाम्पल आर टेरिलीन, जिसको हम डेक्रॉन कहते हैं, नाइलॉन 66 एंड नाइलॉन 6, दोनों अलग है बेटा, नाइलॉन 66 अलग है और नाइलॉन 6 अलग है। फॉर एग्जाम्पल, नाइलॉन 66 इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामेथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड। अब हम इसका एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि इसका नाइलॉन 66 किससे फॉर्म हुआ है, हेक्सामेथिलीन डायमीन से और एडिपिक एसिड से, अलग अलग दो। तो अब यहां नीचे देखिए थोड़ा सा फॉर्मेशन इसका, यहां है बेटा ये एथिलीन ग्लाइकोल है। तो पहले हमने दो का एग्जांपल दिया आपको, एक तो डेक्रॉन का एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग और दूसरा एग्जांपल आपको देंगे नाइलॉन 66 का। तो डेक्रॉन किससे बना है पहले तो ये देखें, डेक्रॉन जो बना हुआ है या जिसको हम टेरिलीन भी कहते हैं, जो बना हुआ है एथिलीन ग्लाइकोल, पहला मॉलिक्यूल लिया यहां पर एथिलीन ग्लाइकोल का। दूसरा मॉलिक्यूल जो ये है ये टर्थेलिक एसिड, इसको हम नाम देते हैं बेटा टर्थेलिक एसिड। जब दोनों मिले तो दोनों के मिलने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा अगर आप यहां से देखें बेटा तो एक चीज को देखना, यहां पर आप ये देखें, ये OH और यहां का H, ये OH और यहां का H, ये रिमूव हो चुका है किस फॉर्म में, H2O की फॉर्म में रिमूव हुआ है। अब ये रिमूव हुआ तो ये O सीधा कहां से कनेक्ट होगा, अब ये सीधा C से कनेक्ट यहां पर हुआ। मेरी बात को समझ रहे हैं आप, ये सीधा किससे कनेक्ट हुआ, C से। तो यानी कि यहां पर एक स्मॉल मॉलिक्यूल किसका एलिमिनेशन हुआ है, यहां पर वाटर का एलिमिनेशन हुआ है। अब इस तरह ये कनेक्ट होते जाएंगे, ये एक मोनोमर है, ये टेरिलीन या डेक्रॉन का एक मोनोमर है, इसी को आप रिपीट करते जाएं और एक लार्ज स्ट्रक्चर को फॉर्म कर दें, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। और उस पॉलीमर का नाम क्या होगा, उसका नाम होगा डेक्रॉन या टेरिलीन। सिमिलरली अगर मुझे नाइलॉन 66 को फॉर्म करना है तो नाइलॉन 66 फॉर्म होता है एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमीन से। तो एडिपिक एसिड का फॉर्मूला तो ये है बेटा, और मतलब COOH CH2 का होल 4 COOH, ये तो है मेरे पास एडिपिक एसिड, प्लस ऑफ यहां पर है NH2 CH2 का होल 6 NH2, ये है मेरे पास हेक्सामेथिलीन डायमीन, क्योंकि दो तो यहां एमीन है तो डायमीन। हेक्सामेथिलीन मतलब हेक्सामिथाइलिन ग्रुप कितने हैं, 6। तो ये है हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड। फर्स्ट तो ये एग्जांपल है, सेकंड हमारे पास बी एग्जांपल ये है और थर्ड हमारे पास ये एग्जांपल है। तो ओके, अब इसमें क्या हुआ होगा, इसमें देखते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर इसमें बाहर, मतलब इसमें क्या चीज रिमूव हुई होगी। तो बेटा यहां पर आप देख रहे हैं कि एक C डबल बॉन्ड O के बाद NH लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसका मतलब यह हुआ होगा कि यहां का O, यहां से OH की बात करूं, मतलब ये आप देख रहे हैं ना COOH, आप इसको यूं मानकर चलें कि आप इसको यूं मान लें बेटा कि ये COOH है। तो यहां का OH और यहां से क्या ले रहा हूं, इस जगह से क्या लिया हुआ है मैंने, H को लिया हुआ है। अगर मैं इसको और इसको लूं और इन दोनों को यहां से क्या कर दूं, वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव कर दिया मैंने, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया तो मेरे पास क्या बन चुका, नाइलॉन 66 का फॉर्मेशन हो चुका। ये नाइलॉन 66 का क्या है बेटा, एक मोनोमर है, ये नाइलॉन 66 का एक मोनोमर है। इस मोनोमर में यहां N ये इंटीजर नंबर है, कितने भी ऐसे मोनोमर एक दूसरे के साथ जोड़ दें, 10,000 20,000 30,000 कितने भी मोनोमर, तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। और उस पॉलीमर को नाम दिया जाएगा नाइलॉन 66, क्योंकि यह मोनोमर किससे बना है, यह हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड से फॉर्म हुआ है। ओके, नेक्स्ट है बेटा नाइलॉन 6। अब थर्ड हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आता है नाइलॉन 6 का। नाइलॉन 6 जो है बेटा वो बना हुआ है, नाइलॉन 6 को हमने फॉर्म किससे किया है, कैप्रोलैक्टम से। इसका एग्जांपल हम आपको बाद में भी देंगे, तो पहले सिर्फ आप इन दो एग्जांपल्स को देख लें, टेरिलीन, डेक्रॉन और नाइलॉन 66 को।
क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट देखें, मॉलिक्यूलर फोर्स। अब देखो कि हमारे पास सोर्स के अकॉर्डिंग कर लिया, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कर लिया, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के अकॉर्डिंग, अब हमारे पास आ रहा है मॉलिक्यूलर फोर्स के अकॉर्डिंग कैसे है। ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर्स कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड बिकॉज ऑफ देयर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड टफनेस। अगर आप एक बात को समझे, हम बहुत से पॉलीमर्स का यूज करते हैं, बहुत से फील्ड में यूज करते हैं और बहुत सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में यूज किया जाता है, जैसे इलास्टिसिटी में। क्योंकि अच्छा इसका कारण भी क्या है, हम पॉलीमर्स को क्यों यूज करते हैं बहुत से फील्ड में? क्योंकि इसकी बहुत मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, या यूं कहें कि इलास्टिसिटी अच्छी है, टफनेस अच्छी है, टेंसिल स्ट्रेंथ अच्छी है, इसके लिए। दीज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर गवर्न्ड बाय इंट्रामोलिकुलर फोर्स। अब पॉलीमर में ये जो टेंसिल स्ट्रेंथ है, ये इलास्टिसिटी है, टफनेस है, कैसे आती है? ये आती है इंट्रामोलिकुलर फोर्स की वजह से आती है, जिसके कारण हम इसका डिफरेंट जगह पे यूज कर पाते हैं। एग्जाम्पल, वो फोर्सेस कौन कौन से हैं? वो हैं वान डेर वाल फोर्सेस है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड है प्रेजेंट इन द पॉलीमर। असल में एक बात ये है कि जो एक पॉलीमर होता है, वो कई पॉलीमर, जैसे मान लीजिए आप प्लास्टिक को लें, प्लास्टिक बहुत टफ होता है, टफ भी होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो इलास्टिसिटी जिनकी बहुत ज्यादा हायर होती है। ऐसा क्यों है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो पॉलीमर्स होते हैं उनमें मोनोमर्स में क्या रहता है, कभी तो वान डेर वाल बॉन्ड रहता है, कभी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। किन में? पॉलीमर्स में। दीज फोर्सेज ऑल्सो बाइंड द पॉलीमर चेन। ये फोर्सेज क्या करते हैं? ये बाइंड करते हैं पॉलीमर चेन को। अगर पॉलीमर चेन अलग अलग हैं तो ये उसको बाइंड कर देंगे। कौन से फोर्सेस? वान डेर वाल फोर्स या हाइड्रोजन फोर्स। द पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 subcategories on the basis of magnitude of intramolecular force present in them। जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स, दैट मीन्स जो वान डेर वाल फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है पॉलीमर में, उसके अकॉर्डिंग हम पॉलीमर को 4 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहला आता है बेटा इलास्टोमर्स, पहला आता है इलास्टोमर्स। दीज आर रबर। ये कौन है? रबर है, लाइक सॉलिड विद इलास्टिक प्रॉपर्टीज, जो सॉलिड की तरह हैं लेकिन स्यूडो सॉलिड हैं और इलास्टिक प्रॉपर्टी को रखते हैं, और इनकी इलास्टिसिटी हायर होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी को रखते हैं। द पॉलीमर चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय वीकेस्ट इंट्रामोलिकुलर फोर्स। इनमें जो पॉलीमर्स चेन होती हैं वो एक दूसरे से वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्स से कनेक्ट होती हैं, इसलिए इनकी इलास्टिसिटी कैसी होती है? हायर होती है। दिस वीक बाइंडिंग फोर्स परमिट्स द पॉलीमर्स टू बी स्ट्रेच्ड। क्योंकि ये एक वीक बाइंडिंग फोर्स है, इसलिए परमिट करता है किसी भी पॉलीमर को स्ट्रेच होने के लिए। थर्ड, ए फ्यू क्रॉस लाइन आर इंट्रोड्यूस इन बिटवीन द चेन विच हेल्प द पॉलीमर टू रिट्रैक्ट to its original position after the force is released, as in vulcanized rubber। The example are Buna S, Buna N, neoprene। अच्छा, अब क्या होता है, कुछ क्रॉस लाइन्स आर इंट्रोड्यूस बिटवीन द चेन, कुछ क्रॉस लिंक होते हैं। अभी आपने देखा होगा ना, क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं, तो बेटा इनकी इलास्टिसिटी तो हायर है। मान लीजिए कि मैंने रबड़ को खींचा, और रबड़ को खींचते ही कई बार आपने देखा होगा कि जैसे ही छोड़ते हैं तो वापस अपने पहले वाली पोजीशन में आता है। उस पहले वाली पोजीशन में आने की वजह क्या है? उस पहले वाली पोजीशन में आने की वजह है क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक के कारण क्या होता है, वो जो रबड़ होता है उसमें इलास्टिसिटी तो है, लेकिन जैसे ही हम उसको स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच करके जब हम स्ट्रेचिंग को रिमूव करते हैं तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है। उसका कारण यह है क्योंकि उसमें क्रॉस लिंक्स प्रेजेंट होते हैं। और इलास्टिसिटी क्यों है? इलास्टिसिटी इसलिए है कि जो पॉलीमर्स की चेन है वो एक दूसरे के साथ वीक वान डेर वाल फोर्सेस से कनेक्ट है। जैसे एग्जांपल क्या है? ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रीन इसके एग्जांपल हैं। जैसे ब्यूना एस की बात करें या यहां हम ब्यूना एन की बात कर लेते हैं। ब्यूना एन किससे बना हुआ है? 1,3-ब्यूटाडाइन से बना है प्लस एक्रिलोनाइट्राइल से बना है। ध्यान रखें कि अगर मैं ब्यूना एस की बात करूं तो वो उसमें स्टाइरीन था, यहां पर एक्रिलोनाइट्राइल है। तो एक बात को समझ लेना कि ब्यूना एस और ब्यूना एन के पॉलीमराइजेशन में जो डिफरेंस है, 1,3-ब्यूटाडाइन तो सेम है, लेकिन जो दूसरा मॉलिक्यूल है
एक में स्टाइरीन है और इसमें एक्रिलोनाइट्राइल है। इनका क्या हुआ? कोपोलिमराइजेशन हुआ। कोपोलिमराइजेशन यहां क्यों बोला, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्यों नहीं बोला? वो इसलिए कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ कनेक्ट होंगे, एलिमिनेट कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो ये मेरे पास क्या बन चुका? ब्यूना एन। इन दोनों को कनेक्ट करके मैंने क्या बना दिया बेटा? ब्यूना एन। ये आपको स्ट्रक्चर याद रखनी है। ये स्ट्रक्चर अकेले भी पूछी जा सकती है, अकेले भी पूछी जा सकती है, साथ ही साथ इस स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। क्लियर है मेरी बात? तो आपको यहां इस स्ट्रक्चर को बेटा ध्यान रखना होगा। सेकंड क्या है हमारे पास? ये क्लोरोप्रीन है बेटा। ये किसका? ये किसका मॉलिक्यूल है? ये क्लोरोप्रीन का मॉलिक्यूल है। एन नंबर ऑफ क्लोरोप्रीन के हमने मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, एन नंबर ऑफ क्लोरोप्रीन मॉलिक्यूल लिए हुए हैं। इनका पॉलीमराइजेशन किया हुआ है। इन सबको एक, ये एडिशन पॉलीमर है। एडिशन पॉलीमर में सिर्फ जोड़ते जाएंगे हम लोग। ये डबल बॉन्ड जो है वो इधर आ जाएगा और हम इसको क्या करते हैं, ये दोनों डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे? इस तरफ आ जाएंगे। ये डबल बॉन्ड यहां और ये डबल बॉन्ड यहां। सिंपल पॉलीमराइजेशन। इसको हम किस एग्जांपल में भी दे सकते थे? एडिशन पॉलीमर में भी इसको रखा जा सकता है। एडिशनल पॉलीमर है ये। तो मैंने क्या कहा? ये क्लोरोप्रीन है, ये नियोप्रीन का मोनोमर है। अब एन नंबर ऑफ आप क्लोरोप्रीन के मोनोमर्स को जोड़ दें तो फॉर्म क्या हो जाएगा? नियोप्रीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पर हमने एग्जांपल किसका लिया? ब्यूना एन का। यहां पर एग्जांपल किसका लिया? ब्यूना एन का एग्जांपल लिया और दूसरा एग्जांपल हमने लिया है नियोप्रीन का। ब्यूना एस का एग्जांपल हम आपको पहले बता चुके हैं। ओके, तो बेटा अभी तक जो हमने किया वो क्या था? वो ये है कि आपको अकॉर्डिंग टू फोर्स बता रहे हैं। पहला हम आपको बता चुके हैं, सेकंड देखते हैं। अब आते हैं दूसरे। पहला इलास्टोमर्स बताया जा चुका है, अब है फाइबर्स। तो जो फोर्स के, मॉलिक्यूलर फोर्स के कारण जो है वो दूसरा टाइप मेरे पास कौन सा है बेटा? दूसरा टाइप है फाइबर्स। अब फाइबर्स को देखें जरा, इसमें क्या है? फाइबर्स आर द थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड विच कंटेन्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मॉड्यूलस। जो फाइबर्स होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हायर होती है और मॉड्यूलस भी बहुत हायर होता है। These characteristics can be attributed to the strong intramolecular forces like hydrogen bonding. ये जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ये स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है वो किसके कारण हो सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण हो सकता है। These strong forces also lead to close packing of chain and thus impart crystalline nature. The example are polyamides, nylon 6,6, polyester, terylene, dacron, etc. देखो क्या होता है कि फाइबर्स, जिसको अपने रेशे कहते हैं, जो फाइबर्स होते हैं ये क्या रखते हैं? बहुत हाई टेंसिल स्ट्रेंथ को रखते हैं और हाई मॉड्यूलस को रखते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक, ये अगर मैं दो कैरेक्टर की बात करूं तो ये किसके कारण है? ये स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण है। और ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये इसको लीड करता है। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या करता है? इसको एक तरह से क्रिस्टलाइन टाइप के स्ट्रक्चर देता है, इसको क्रिस्टलाइन टाइप के स्ट्रक्चर में फॉर्म करता है। जैसे इसके एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं? कुछ पॉलीएमाइड्स इसके एग्जाम्पल हैं जो है नाइलॉन 6,6, जैसे पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर को हम क्या बोलते हैं? टेरिलीन भी बोलते हैं और डेक्रॉन भी बोला जाता है। तो ये हुए हमारे पास फाइबर्स। तो पहला जो हमने लिया वो तो था इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स में तो वांडरवाल फोर्स है जो कि वीक है, और दूसरा फाइबर्स है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि स्ट्रॉन्ग है। थर्ड है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, these are linear or slightly branched long chain molecules capable of repeatedly softening on heating and hardening on cooling. ध्यान रखें, हीट अगर करोगे तो कैसे हो जाएंगे? सॉफ्ट, और अगर कूल करोगे तो कैसे हो जाएंगे? हार्ड। ये स्लाइटली कैसे होते हैं? ब्रांच्ड चेन होते हैं मोलिक्यूल्स। These polymers possess intramolecular forces of attraction intermediate between elastomers and fibers. इनके बीच जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है वो इलास्टोमर और फाइबर्स के बीच का रहता है, मतलब न ज्यादा स्ट्रॉन्ग और न ज्यादा वीक। तो अगर मैं यूं बात करूं कि इलास्टोमर्स के अंदर जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है वो तो कैसा है? वीक है। अगर फाइबर्स के अंदर की बात करें तो वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की बात करें तो इनमें दोनों के बिटवीन है। बेस्ट तो यही चीज हो सकती है कि इनमें दोनों के बिटवीन। एक दूसरी बात,
इसमें अभी तक ब्रांच चेन नहीं थे, ये स्लाइटली कैसा होता है, ब्रांच लॉन्ग चेन वाला होता है। दूसरा एक खास बात क्या है, अगर आप इसको गर्म करोगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, अगर आप इसको ठंडा करोगे तो ये हार्ड हो जाएगा। सम कॉमन थर्मोप्लास्टिक आर पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। अब देखो सबसे पहले क्या किया हमने, स्टाइरीन से क्या बनेगा, पॉलीस्टाइरीन। स्टाइरीन से क्या बना, पॉलीस्टाइरीन। एन नंबर ऑफ स्टाइरीन लिया बेटा, पॉलीमर्स बना दिए हमने, तो पॉलीस्टाइरीन फॉर्म हुआ। सिर्फ करना क्या होता है, ये पॉलीस्टाइरीन मतलब ये जो डबल बॉन्ड है इसको यहां से हटाकर एक यहां और एक यहां लगा दें और यहां बाहर एन, ये बन चुका हमारे पास पॉलीस्टाइरीन। ऐसे आप एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जोड़ दें, एक लार्ज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड पॉलीस्टाइरीन। ओके, सेकंड, अगर क्लोरोएथीन को लें, इसका नाम है क्लोरोएथीन, या बेटा इसका नाम एक और भी होता है वाइनिल क्लोराइड, इसका हम दूसरा नाम कई बार यूज किया जाता है वाइनिल क्लोराइड भी हम इसको कहते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है, पॉलीक्लोरोएथीन या पॉलीवाइनिल क्लोराइड या पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसको हम लोग एक्चुअली पीवीसी भी कहते हैं। इसको हम पीवीसी के क्या बनते हैं, पाइप्स बनते हैं बेटा, पीवीसी के पाइप्स बनते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कि घरों में जो प्लम्बर फिटिंग करते हैं, जो मतलब वाटर फिटिंग होती है सारी की सारी, उसमें क्या होता है, मोस्टली पीवीसी पाइप का यूज किया जाता है। तो वो किसकी बनती है, वो पॉलीवाइनिल क्लोराइड की होती है, या उसका नाम क्या होता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। उसका मोनोमर कौन होता है, उसका मोनोमर होता है वाइनिल क्लोराइड या क्लोरएथीन। उस क्लोरएथीन को हम इतने टेम्परेचर पर, मतलब 325 टू 350 केल्विन टेम्परेचर और 13 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम लोग इसको गर्म करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, पीवीसी पाइप या पीवीसी, मतलब पॉलीवाइनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, ये मोनोमर है, मोनोमर के डबल बॉन्ड को, अब ये भी यहां क्या था, सेम चीज यहां पर है, इस डबल बॉन्ड को यहां से हटाओ और यहां पर लगाओ और यहां पर लगाओ और दोनों तरफ क्या कर दो बेटा, ब्रैकेट लगाकर एन। इसका मतलब ये एक मोनोमर है, इसको बार बार जोड़ते जाओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कैसा है, ये सिंपल है एडिशनल ये कैसा है, एडिशनल पॉलीमर है। ये कैसा है बेटा, एडिशन पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अब आता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। दीज पॉलीमर आर क्लोज्ड लिंक्ड और हैवीली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल। देखो अभी तक ब्रांच था, अब ये क्या हुआ, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर में क्या फर्क है, ये बहुत ज्यादा क्रॉस लिंक्ड है और साथ ही साथ हैवीली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल। या तो यूं कहें कि क्रॉस लिंक्ड है या यूं कहें कि हैवीली ब्रांच्ड है, एक ही बात है। अगर बीच में लिंक होंगे तो इसका मतलब वो हैवीली ब्रांच होगा और दोनों जो स्ट्रेट लाइन होंगी वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगी। ओके, विच ऑन हीटिंग अंडरगो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग in molds and again become infusible. These cannot be reused. Some common example are bakelite, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन एक्सेट्रा। इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल हम क्या दे रहे हैं, बेकेलाइट को दे रहे हैं, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन को। इस बेकेलाइट थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स का एक चीज को बता दें, इनको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। अगर एक बार आपने इनको ब्रेक कर दिया तो इनको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। अगर ये एक बार, कहने का मतलब है कि अगर आपने इसको हीट कर दिया तो हीट करने के बाद क्या होगा, इनका जो क्रॉस लिंक होगा वो टूट जाएगा। अगर वो क्रॉस लिंक ब्रेक हो गया तो उसके बाद ये दोबारा यूज नहीं होंगे। इसके अंदर हम कौन सा एग्जांपल देते हैं, एक तो बेकेलाइट का एग्जांपल होता है, एक यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का एग्जांपल इसमें आता है। यहां मैं आपको बेकेलाइट का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, लेकिन एक बात को ध्यान रखें, जो ये स्ट्रक्चर दिखाई है इसका हम आगे फॉर्मेशन भी बताएंगे, लेकिन यहां पर एक चीज को थोड़ा सा समझे। तो एक तो ये क्रॉस लिंक्ड है, ये क्रॉस लिंक आप देख रहे हैं बेटा, ये अगर मैं इसको लंबी चेन मान लेता हूं, ये भी एक लंबी चेन है, ये भी एक लंबी चेन है, दोनों किससे, क्रॉस लिंक्ड है। दोनों कैसी है बेटा, क्रॉस लिंक है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, क्रॉस लिंक। अगर आपने हीट किया तो ये क्रॉस लिंक टूट जाएगा और ये दोबारा यूज नहीं होगा। इसको हम कहते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन।
अब हमने क्लासिफाई कर लिया, अब हम कर रहे हैं कि पॉलीमराइजेशन जो रिएक्शन होती है उसके टाइप कितने हैं। जो पॉलीमराइज आप कर रहे हैं, आप मोनोमर से पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसमें कितनी तरह की रिएक्शंस आती हैं। देयर आर ब्रॉडली 2 टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। 2 टाइप की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। फर्स्ट, एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। सेकंड, कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। पहला है एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो चलिए पहले इसको लेते हैं। जो पॉलीमराइजेशन हुआ, उस पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस क्या था, वो कैसे कैसे पॉसिबल है। फर्स्ट, एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो मोनोमर से अगर मैं पॉलीमर बना रहा हूं तो पहला तो यह प्रोसेस हो सकता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मोनोमर और डिफरेंट मोनोमर्स ऐड टुगेदर ऑन ए लार्ज स्केल टू फॉर्म ए पॉलीमर। इसमें क्या होता है, या तो आप सेम मोनोमर ले ले, मतलब सेम मॉलिक्यूल ऐड होते जाएं एक दूसरे के साथ, या डिफरेंट हो और ऐड होते जाएं और एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएं, तो हम एक लार्ज स्केल की एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और जिसको हम कहते हैं पॉलीमर। द मोनोमर्स यूज्ड आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। लेकिन एक बात को ध्यान रहे कि एडिशनल पॉलीमराइजेशन में यह जरूरी है कि जो भी आप मोनोमर ले रहे हैं, जो भी आप मॉलिक्यूल ले रहे हैं, उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। कहने का मतलब वो अनसैचुरेटेड होना चाहिए नेचर से। एग्जाम्पल एल्कीन्स है, एल्काडाइंस है एंड देयर डेरिवेटिव्स है। आप एल्का जैसे ब्यूटाडाइन को लिया आपने, जैसे एथीन को लिया आपने, जैसे वाइनिल क्लोराइड को लिया आपने। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप एक एडिशनल पॉलीमर का फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि जो आप मॉलिक्यूल ले रहे हैं, जो आपका मोनोमर है, वो कैसा होना चाहिए, अनसैचुरेटेड होना चाहिए। दिस मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन लीडिंग टू एन इंक्रीज इन चेन लेंथ और चेन ग्रोथ कैन टेक्स प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ आइदर फ्री रेडिकल्स और आयोनिक स्पीशीज। ये तब तक चलती रहेगी जब तक फ्री रेडिकल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। However, the free radicals governed addition और chain growth polymerization is most common mode। इसलिए जो फ्री रेडिकल्स से एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होती है वो बहुत ज्यादा कॉमन है, वो बहुत ज्यादा कॉमन मोड है। मतलब ये जो एडिशन हो रहा है, इस एडिशन के होने का कारण क्या है, फ्री रेडिकल है मेनली। हालांकि और दूसरे भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन फ्री रेडिकल जो है वो बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है क्या, अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं यहां से कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है। पहले मैंने आपको क्या बताया कि एक दूसरे के साथ ऐड होते जाएंगे। इस एडिशन में दिस मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन लीड कौन करता है, टू एन इंक्रीज इन चेन लेंथ और चेन ग्रोथ। मतलब इसको लीड कौन करेगा कि चेन की ग्रोथ बढ़ती जाए, ये चेन की लेंथ बढ़ती जाए थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ आइदर, या तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो या फिर आयोनिक स्पीशीज। या तो फ्री रेडिकल बने या आयोनिक स्पीशीज बने, जिससे ही क्या होगा, ये चेन जो है वो लंबी से लंबी, लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो फ्री रेडिकल और आयोनिक स्पीशीज में जो मेन माना गया है वो किसको माना गया है, फ्री रेडिकल को माना गया है। ये सबसे ज्यादा कॉमन मोड है बजाय कि आयोनिक स्पीशीज के। ओके, Many of alkenes or dienes and their derivatives are polymerized in the presence of free radical। catalyst की फॉर्म में यूज होता है like benzoyl peroxide। देखो, जो बहुत ज्यादा एडिशनल पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन होती हैं वो कौन से फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में ज्यादा होती है, बेंजोइल पेरोक्साइड की। ओके, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप में बी डेपिस्टेट एज फॉलोज। अब ये जो इसमें क्या होता है, जो बेंजोइल पेरोक्साइड के कारण ये जो एडिशनल पॉलीमर्स बनते हैं उनमें 3 स्टेप रहते हैं, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। 3 तरह के स्टेप। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है, देखो पहली बात तो एडिशनल पॉलीमर बनेगा फ्री रेडिकल से। ये मैकेनिज्म में 3 स्टेप हैं। पहला है चेन इनिशिएशन स्टेप, दूसरा है चेन प्रोपगेटिंग स्टेप, तीसरा है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। For example, the polymerization of ethene or ethene to polyethene consists of heating or exposing to light a mixture of ethene with a small amount of benzoyl peroxide initiator। हम क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया हुआ है और एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल में हम लोग कर रहे हैं बेटा एथीन को पॉलीथीन में चेंज कर रहे हैं।
इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसको हीट और या लाइट में एक्सपोज किया, किसको, एथीन के मिक्सचर को। हमने एथीन के मिक्सचर को गर्म करना स्टार्ट किया, एक बात, और किसकी, और थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट किसका लिया, बेंजोइल पेरोक्साइड का लिया। किस लिए लिया हमने, इनिशिएटर के फॉर्म में हमने किसका यूज किया, बेंजोइल पेरोक्साइड का। ओके, द प्रोसेस स्टार्ट विद द एडिशन ऑफ फेनिल रेडिकल formed by the peroxide to the ethane double bond, thus generating a new and larger free radical. This step is called chain initiating step. Chain initiating step. अब सबसे पहले क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो काम ये होगा कि ये जो यहां पर बेंजोइल पेरोक्साइड होगा, ये क्या करेगा, इसके डबल बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। as this radical reacts with another molecule of ethene and bigger sized radical is formed, the repetition of the sequence with a new and bigger radicals carries the reaction forward step is termed as chain propagating step. Ultimately, at some stage the product radical thus formed react with another radical to form the polymerization product. This step is called chain terminating step. Okay, मैं इसको एक डायग्राम से यहां पर बता देता हूं बेटा, बस ये डायग्राम है। सबसे पहले चेन इनिशिएटिंग स्टेप क्या है, ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, ये किसका फॉर्मूला लिया हुआ है, बेंजोइल पेरोक्साइड का। बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होगा बेटा, सबसे पहले बेंजोइल पेरोक्साइड दो पार्ट में इस तरह डिवाइड होगा। आप ये देख रहे हैं ना, कोवेलेंट बोर्ड है। रिएक्शन कैसे हुई, बेंजोइल पेरोक्साइड दो इनिशिएटर है, हमने एथीन के मिक्सचर के साथ किसको लेना है, बेंजोइल पेरोक्साइड को लेना है। ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, मतलब दो फ्री रेडिकल फॉर्म हो गए, दो फ्री रेडिकल फॉर्म हो चुके हैं। ओके, अब ये जो फिनाइल रेडिकल है, ये जो अच्छा, अब ये जो फ्री रेडिकल है, ये आगे फिर से ब्रेक होगा हीट के कारण, और ये CO2 बाहर निकाल देगा और हमें क्या मिल जाएगा, फिनाइल रेडिकल हमें मिल जाएगा। बात को समझो, बेंजोइल पेरोक्साइड दो पार्ट में डिवाइड हुआ, हीट करते जा रहे हैं, फिर इसको हीट किया तो हमारे पास क्या हुआ, फिनाइल रेडिकल फॉर्म हुआ, चेन इनिशिएट हो रही है। इस फिनाइल रेडिकल ने, क्योंकि एक फ्री रेडिकल था, इसने इसके डबल बॉन्ड, जो एथीन में डबल बॉन्ड था, उस डबल बॉन्ड को इसने कर दिया ब्रेक। डबल बॉन्ड को ब्रेक कैसे किया कि ये इसने इस पर अटैक किया, तो अटैक करने के बाद क्या होगा, ये इसके साथ इस तरह जुड़ जाएगा। अब मान लो कि इस डबल बॉन्ड को यहां से हटाएं तो एक सिंगल जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इस पर आएगा और यहां से ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोपगेटिंग क्या होगी कि अब ये बन चुका है फ्री रेडिकल, ये दूसरे एथीन पर रिएक्ट करेगा, दूसरा एथीन इससे जुड़ेगा, फिर इस तरह तीसरा, इस तरह चौथा, इस तरह पांचवा, जुड़ते जाएंगे। अब चेन का टर्मिनेशन कब आएगा, चेन का टर्मिनेशन तब आएगा बेटा जब हम दो इस तरह की चेन को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे जो दोनों फ्री रेडिकल में हो। आप ये देखें और ये देखें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉलीएथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं कल, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय।